नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फन स्टडी में। मैं हूं यश और हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी इतिहास की श्रृंखला को, हिस्ट्री की सीरीज को, जिसमें हम कक्षा 9वीं का इतिहास पढ़ रहे थे। हमने पिछली वीडियो में जो कक्षा 9वीं के इतिहास का तीसरा अध्याय समाप्त किया था, जिसका शीर्षक था नाजिज्म और हिटलर का उदय, राइज ऑफ हिटलर एंड नाजिज्म। तो अब इसके अगले अध्याय में इसका एक नया खंड शुरू होने वाला है, एक नया सेक्शन शुरू होने वाला है, जिसका शीर्षक हम कह सकते हैं जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज है। हम इस दूसरे खंड में हम जीविका और अर्थव्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ हम इस बात पर विचार करेंगे कि जो आधुनिक विश्व है उसमें वनवासियों और चरवाहा समुदायों की जो जिंदगी है उसमें किस तरह के बदलाव आए और इन बदलावों को तय करने में उन्होंने किस तरह का योगदान दिया, इस पर हम चर्चा करेंगे और इसको हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम इसकी इन चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए इसके अगले अध्याय को शुरू करेंगे। और इसके अगले अध्याय का जो शीर्षक है वो है वन्य समाज और उपनिवेशवाद, या इंग्लिश में हम कह सकते हैं फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। तो वन्य समाज मतलब जो वन से जुड़ा हुआ जो समाज होता है हमारा, जो ट्राइबल्स, जो कबीले होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे, आदिवासी लोगों के बारे में, और हमारी जो मानव का किस तरीके से एक प्राचीन काल में विकास हुआ, कैसी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हुई। और कोलोनियलिज्म को हम हिंदी में कहते हैं उपनिवेशवाद। इस शब्द का अर्थ उपनिवेशवाद जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक शक्तिशाली देश एक कमजोर देश पर नियंत्रण कर लेता है अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए। जी, आशा है आप समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। यहाँ पर उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके तहत एक ताकतवर देश, एक शक्तिशाली देश एक कमजोर देश पर कब्जा जमा लेता है, उस पर नियंत्रण कर लेता है, जिससे कि वो उसके स्रोतों को, उसके रिसोर्सेज को, उसके संसाधनों को अपनी समृद्धि के लिए प्रयोग कर सके। तो चलिए हम इसको अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। Take a quick look around. Take a quick look around your school and home and identify all the things that came from forests. The paper in the book you are reading, desks and tables, doors and windows, the dyes that color your clothes, spices in your food, the cellophane wrapper of your toffee, tendu leaves and biddies, gum, honey, coffee, tea and rubber. Do not miss out the oil in chocolates which comes from salt seeds. The tannin used to convert skins and hides into leather, or the herbs and roots used for medicinal purposes. Forests also provide bamboo wood for fuel, grass, charcoal, packaging, fruits, flowers, animals, birds, and many other things. In the Amazon forest or in the Western Ghats, it is possible to find as many as 500 different plant species in one forest patch. A lot of this diversity is fast disappearing. Between 1700 and 1995, the period of industrialization, 13.9 million square kilometer of forest or 9.3% of the world's total area was cleared for industrial uses, cultivation, pastures and fuel wood. तो अपने स्कूल और घर में चारों ओर नजर दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचाने जो जंगल की है। तो यहाँ पर का जो स्कूल के बारे में ये बात इसलिए लिखी गई है क्योंकि ये कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए है। तो उन्होंने कहा है कि मतलब ये जो किताब का जो राइटर है वो कहता है कि अपने स्कूल और घर में चारों ओर नजर दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचानिए जो जंगल की है, जो जंगल से हमें प्राप्त होती है, जैसे कि इस किताब का कागज, मेज, कुर्सियां, दरवाजे, खिड़कियां, वे रंग जिनसे आपके कपड़े रंग जाते हैं, मसाले, आपकी टॉफी के सेलोफेन रैपर, बीड़ियों के तेंदू पत्ते, गोंद, शहद, कॉफी, चाय और रबड़, ये सारी चीजें हमें जंगल से प्राप्त होती हैं। साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल जो साल के बीजों से निकलता है, खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला चर्म शोधक या दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाला जड़ी बूटियां, इन सभी को हमें भूलना नहीं चाहिए। और हाँ, बांस, जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएं, फल फूल, पशु पक्षी एवं ढेरों दूसरी चीजें भी तो जंगल से ही आती हैं। अमेज़न या पश्चिमी घाट के जंगलों के एक ही टुकड़े में पौधों की 500 अलग अलग प्रजातियां प्राप्त होती हैं, मिल जाती हैं। यह विविधता तेजी से लुप्त होती जा रही है।
खत्म होती जा रही है धीरे धीरे ये जो विविधता है हमारे आसपास। औद्योगिकीकरण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी, चारागाहों व ईंधनों की लकड़ियों के लिए साफ कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पर अपने व्यक्तिगत विकास के लिए मानव ने किस गति से, किस दर से यहाँ पर जंगलों का विनाश किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए। तो यहाँ पर हमने ये चीजें समझी। यहाँ पर ये कुछ तस्वीरें बनी है, ये साल के वृक्षों की तस्वीरें हैं, साल ट्रीज की पिक्चर्स हैं। ये यहाँ पर कॉफी की फोटो है, ये चाय की फोटो है, ये हनी या जो हनी भी उसका जो छत्ता होता है जिससे हम हनी निकालते हैं उसकी फोटो है यहाँ पर। और ये यहाँ पर रबर की तस्वीर है, किस तरीके से रबर के पेड़ से रबर का उत्पादन होता है, कैसे निकलती है रबर, ये हम देख सकते हैं। और इसके अलावा ये सारी की सारी मसालों की तस्वीरें हैं जो ये भी हमें जंगल में कृषि से प्राप्त होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो शीर्षक है, हमारी जो अगली हेडिंग है वो है वाइल्ड डिफोरेस्टेशन, कि हम आखिर वनों का विनाश क्यों करते हैं, जो वनों को काटना होता है, जंगलों के जो पेड़ होते हैं उनको क्यों काटते हैं, चलिए हम समझते हैं। The disappearance of forest is referred to as deforestation. Deforestation is not a recent problem. The process began many centuries ago, but under colonial rule, it became more systematic and extensive. Let us look at some of the causes of deforestation in India. वनों के लुप्त होने के को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। जैसे जैसे वन लुप्त होते जाते हैं इसी को हम वन विनाश का नाम दे देते हैं, डिफोरेस्टेशन के नाम से जानते हैं। वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है, काफी समय से चलती आ रही है। वैसे तो यह प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही है, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इसने कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया है। आइए भारत में वन विनाश डिफोरेस्टेशन के कुछ कारणों पर हम गौर करते हैं, नजर डालते हैं। तो चलिए इसकी हमारी अगली हेडिंग जो है, सब हेडिंग 1.1 जो है लैंड टू बी इम्प्रूव, यानी जमीन की बेहतरी, किस तरीके से हम जमीन को सुधार सकते हैं, किस तरीके से जमीन जो है वो बेहतर बनाई जा सकती है। तो चलिए पढ़ते हैं। In 1600, approximately 1/6 of India's land mass was under cultivation. Now that figure has gone up to about half. As population increased over the centuries and the demand for food went up, peasants extended the boundaries of cultivation, clearing forests and breaking new land. In the colonial period, cultivation expanded rapidly for a variety of reasons. First, the British directly encouraged the production of commercial crops like jute, sugar, wheat, and cotton. The demand for these crops increased in 19th century Europe, where food grains were needed to feed the growing urban population and raw materials were required for industrial production. Second, in the early 19th century, the colonial state thought that forests were unproductive. They were considered to be wilderness that had to be brought under cultivation so that the land could yield agricultural products and revenue and enhance the income of the state. तो सन 1600 में जो हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी, आज यह आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और खाद्य पदार्थों की मांग में भी वृद्धि हुई, वैसे वैसे किसान भी जंगल को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए। यानी कि जैसे जैसे मांगे बढ़ी चीजों की, वस्तुओं की जंगलों से, तो जंगलों को काटते गए किसान और अपनी जो कृषि का क्षेत्रफल है वो बढ़ाते गए मांगों को पूरा करने के लिए। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया, यानी जो औपनिवेशिक काल था, जो कॉलोनियलिज्म का जो समय था, उस टाइम में जो खेती है, जो हमारी फार्मिंग है, वो तेजी से स्प्रेड हुई, तेजी से फैली और ज्यादा स्पीड से फैलने लगी। इसकी कई वजह थी। पहली, अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं व कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी, लिहाजा इन फसलों की मांगों में इजाफा हुआ। दूसरी वजह यह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा। उनके हिसाब से इस व्यर्थ के बियाबान पर खेती करके उससे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। So between 1880 and 1920, cultivated areas rose by 6.7 million hectares. We always see the expansion of cultivation as a sign of progress, but we should not forget that for land to be brought under the plough, forests have to be cleared. तो यही वजह थी कि 1880 से 1920 के बीच
खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख की बढ़त हुई। खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं। हम यही मानते हैं कि जैसे जैसे हमारी खेती का विस्तार होगा, ये हमारी विकास का प्रतीक है। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जमीन को जोतने से पहले जंगलों की कटाई करनी ही पड़ती है, यानी कि हम विकास ही नहीं, एक तरीके से अपना विनाश की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम जंगल को काटते हैं, ये हमारा विनाश ही है, क्योंकि इससे काफी सारे जीव जंतुओं का भी को भी हानि पहुंचती है और इस हमारे जो रहने का वातावरण है वह भी दूषित होता है। हमें और कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कई सारी प्राकृतिक आपदाएं इसके परिणाम स्वरूप हमारे सामने आती है। तो चलिए हम अब इसकी अगली हेडिंग पर पढ़ते हैं। हम इसकी अगली हेडिंग या इसका अगला शीर्षक जो है वो 1.2 स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स, यानी पटरी पर स्लीपर। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। By the early 19th century, oak forests in England were disappearing. This created a problem of timber supply for the Royal Navy. How could English ships be built without a regular supply of strong and durable timber? How could imperial power be protected and maintained without ships? By the 1820s, search parties were sent to explore the forest resources of India. Within a decade, trees were being felled on a massive scale and vast quantities of timber were being exported from India. 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत के जंगल लुप्त होने लगे थे। बलूत जिसे हम इंग्लिश में ओक कहते हैं, तो इन पेड़ों के जंगल यानी ओक या बलूत के पेड़ों के जंगल इंग्लैंड में समाप्त होने लगे थे 19वीं सदी की शुरुआत तक। इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी हुई थी। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज भला कैसे बन सकते थे, और जहाजों के बिना शाही सत्ता कैसे बनाई रखी जा सकती थी। 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। फिर 1820 में जो वहां के खोजी दस्ते थे इंग्लिस्तान के, वो हिंदुस्तान में वन संपदा का अन्वेषण यानी कि उसके खोजने के लिए भेजे गए, उसके बारे में जानने के लिए भेजे गए। एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर काटे जाने लगे पेड़ जो है वो बड़े पैमाने पर काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरीके से इंग्लैंड ने अपने फायदे के लिए भारत में पहले खोजी दस्तों को भेजा और फिर उन्होंने जो भारत से बड़ी मात्रा में पेड़ों का निर्यात अपने देश में शुरू कर दिया, ताकि उनके देश का विकास हो सके। इसी को हम एक एग्जाम्पल मान सकते हैं, उदाहरण मान सकते हैं कॉलोनियलिज्म का, उपनिवेशवाद का। The spread of railways from the 1850s created a new demand. Railways were essential for colonial trade and for the movement of imperial troops. To run locomotives, wood was needed as fuel, and to lay railway lines, sleepers were essential to hold the tracks together. Each mile of railway track required between 1760 and 2000 sleepers. तो 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी थी। जैसे ही रेल लाइनों का जो विकास शुरू हुआ, रेल लाइनों का प्रसार शुरू हुआ विभिन्न देशों में, तो इससे जो लकड़ी की एक नई तरह की मांग पैदा होने लगी थी। शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थी। जो शाही सेना थी उनकी आवागमन यानी यहाँ से वहां जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने के लिए और औपनिवेशिक व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए जो रेलवे लाइनें थी वो बहुत ही ज्यादा अनिवार्य थी, बहुत ही ज्यादा आवश्यक थी और अनिवार्य थी, कंपल्सरी थी। उनके बिना काम नहीं चल सकता था। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत पड़ती थी। यानी जो लकड़ियां जो उस टाइम तक जो पटरी थी वो लकड़ी की हुआ करती थी, जिसके ऊपर ट्रेन चला करती थी, जिसे हम स्लीपर कहते हैं। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। From the 1860s, the railway network expanded rapidly. By 1890, about 25,500 kilometers of track had been laid. In 1946, the length of the tracks had increased to over 765,000 kilometers. As the railway tracks spread through India, a larger and larger number of trees were felled. As early as the 1850s, in the Madras Presidency, alone 35,000 trees were being cut annually for sleepers. The government gave out contracts to individuals to supply the required quantities. These contractors began cutting trees indiscriminately. Forests around the railway track fast started disappearing. तो भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशकों से तेजी से फैला। 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थी। 1946 में इन लाइनों की लंबाई 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रतिवर्ष 35,000
पेड़ स्लीपरों के लिए काट दिए गए। सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। इन ठेकेदारों के बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। ये जो ठेकेदार थे, जिनको सरकार ने आदेश दिया था पेड़ स्लीपरों के लिए पेड़ काटने का, उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना किसी भेदभाव के सभी पेड़ों को काटना शुरू कर दिया था। रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे। तो हमने यहाँ पर समझा कि किस तरीके से रेलवे लाइन के विकास होने के कारण पेड़ों को कितनी ज्यादा हानि हुई, यानी कितने ज्यादा मात्रा में पेड़ों को काटा गया और जंगल साफ किए गए। ये यहाँ पर दिखाता है कि मनुष्य अपने निजी स्वार्थ के लिए किस हद तक गिर सकता है, जंगलों का विनाश किस हद तक किया है हमने अपने खुद के व्यक्तिगत विकास के लिए, अपनी खुद के निजी स्वार्थ के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी जो अगली और आखिरी शीर्षक है वो है प्लांटेशंस, या इसको हम हिंदी में कहते हैं बागान। तो large areas of natural forests were also cleared to make way for tea, coffee, and rubber plantations to meet Europe's growing need for these commodities. The colonial government took over the forests and gave vast areas to European planters at cheap rates. These areas were enclosed and cleared of forests and planted with tea or coffee. यूरोप में चाय और कॉफी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। यहाँ पर न केवल रेलवे लाइनों के लिए बल्कि जो टी, कॉफी और रबर, इन सभी चीजों की मांग यूरोप में तेजी से बढ़ रही थी, तो इन सब के उत्पादन के लिए भी जंगलों को बड़ी मात्रा में यहाँ पर साफ किया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इन इलाकों की बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय कॉफी की खेती की जाने लगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से अंग्रेजों ने और यूरोप के लोगों ने भारत का शोषण किया, भारत के जंगलों का शोषण किया, उसको साफ कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया और यहाँ पर रेलवे लाइनें बिछाई गई और ये रबर, कॉफी और टी के उत्पादन के लिए भी जंगलों को साफ किया गया। हमने यहाँ पर समझा इन सारी चीजों को। मुझे आशा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। यहाँ पर जो एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं, एक टी ब्रांड की तस्वीर है, प्लेजर ब्रांड टी, जो कि उस टाइम की एक बहुत ही फेमस ब्रांड की टी थी। तो मुझे आशा है कि आपको सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, खुद समझने का प्रयास किया है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आई होगी। कोई संशय, कोई शंका आपके मन में रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में निसंदेह पूछ सकते हैं। मैं आप पूरा प्रयत्न करूंगा आपको इस चीज को क्लियर करने की, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फन स्टडी के साथ बने रहिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।